हेलो, दिस इज इनकेमिस्ट्री एंड यूर वॉचिंग इनकेमिस्ट्री क्लासेज। इस वीडियो में आप सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश, और स्पोकन इंग्लिश के सीरीज़ में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कुछ ऐसे मुहावरा हमारी हिंदी सेंटेंस में आ जाते हैं जिसे आप नहीं बोल पाएंगे इंग्लिश में बोलने के लिए इसे आपको याद करना पड़ेगा, और बिना याद किए हुए आप इसे ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। मतलब जो आप कहना चाहते हैं उससे आप सही से नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आपके हिंदी सेंटेंस में आ जा रहा है कि कोई कसर नहीं छोड़ना, मतलब मैंने इस काम को करने के लिए या इसमें सफलता पाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। अब कोई कसर न छोड़ने का सबसे पहले तो हम इसके मीनिंग को समझेंगे कि मीनिंग क्या होता है, आखिर इसका मतलब क्या होता है, हम क्या करना चाहते हैं। उठना बैठना बंद करना, इसका मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए किसी रोगी को उठना बैठना बंद कर दिया गया है, इसका मतलब क्या हुआ। और उठते बैठते याद करना किसी को, या फिर नमक मिर्च लगाकर कहना, आफत मोल लेना या दिल बाग बाग होना, इन सभी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मतलब सेंटेंस में कैसे बोलेंगे, हम आपको बताने जा रहे हैं। और इतने आसान तरीके से इन सभी का इंग्लिश सेंटेंस के जरिए बताएंगे कि आपको इंग्लिश बोलना लिखना ये सब आसान होगा। और ये भी बताएंगे कि आप कैसे, मान लीजिए कोई कसर न छोड़ना, इसका एक्यूरेट वर्ड नहीं जानते हैं तो आप और क्या बोल सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को आप अलग तरीके से कैसे बोल सकते हैं, इस वीडियो में आपको टोटल बताने जा रहे हैं। इस वीडियो का अंत तक देखेंगे क्योंकि हम आपको इस वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन भी करेंगे, तो ज़रूरी है कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो शुरू करते हैं यहीं से। जैसे कोई कसर न छोड़ना, इसका मतलब है कि आपने पूरा प्रयास कर दिया, आपने पूरा प्रयास कर दिया, मतलब यू डिड योर लेवल बेस्ट, यू डिड एवरीथिंग टू गेट दैट पोजीशन, टू गेट दैट अचीवमेंट। आपने उस चीज़ को पाने के लिए हर प्रयास कर दिया, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि कोई कसर ना छोड़ा, मतलब अपनी तरीके से ना कोई प्रयास को छोड़ना ही नहीं। तो हम इन चीज़ों को कई तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए खास इन चीज़ों के लिए क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए कि तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ा है, तुमने तो कोई कसर नहीं छोड़ा है, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ये सेंटेंस किसका है। ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, मतलब सब्जेक्ट प्लस और हैव, और इसके साथ में वर्ब थ्री का प्रयोग करते हैं। तो कोई कसर न छोड़ना के लिए हम कौन सा फ्रेज का यूज़ करेंगे, तो इसके लिए जो यूज होगा उसे बोलेंगे लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। लीव LEAVE लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, तो उसे वर्ब थ्री बना करके हम यहाँ लिखेंगे। जैसे यू हैव लिफ्ट नो स्टोन और अनटर्न्ड, और इसी को याद रखेंगे हम अनटर्न्ड, और इन्हीं को हम याद रखेंगे। जैसे अब मान लीजिए कोई कसर न छोड़ना, तो हम याद रखेंगे लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब कोई कसर न छोड़ना, कोई प्रयास बाकी न रखना। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, जैसे यू हैव लिफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, और इसे याद कर लेंगे। मैं अपने बारे में बोलूँगा कि मैंने ये कोई प्रयास नहीं छोड़ा, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ा, तो आई लिफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड। लेकिन यहाँ पर याद रखेंगे कि छोड़ा है तो हैव का प्रयोग करेंगे, उसने कोई कसर नहीं छोड़ा है तो ही हैज लिफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड, और ऐसे बनाएंगे। और यहाँ पर है जैसे उठना बैठना बंद कर देना, इसका मतलब क्या हुआ। मान लीजिए कोई पेशेंट है और उसका उठना बैठना बंद कर दिया गया है, तो इसका मतलब है कि चलना फिरना बंद कर दिया गया है, उससे अब कहीं इधर उधर नहीं जाना है, अब उसे आराम करना है। तो सेंटेंस क्या है, जैसे रोगी का उठना बैठना बंद कर दिया गया है, रोगी का उठना बैठना बंद कर दिया गया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसके लिए करेंगे कन्फाइन टू बेड। इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति को बेड तक सीमित कर देना। देखिए हर का एक मीनिंग होता है, प्रत्येक वर्ड का एक एक्चुअल मीनिंग होता है, समझना होगा। जैसे कन्फाइन टू बेड, इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को बेड तक सीमित कर देना, मतलब बेड से उतरना ही नहीं है। तो क्या होगा, रोगी का उठना बैठना बंद कर दिया गया है, तो पैसिव फॉर्म में है, बंद कर दिया गया है, तो हैज बीन प्लस वर्ब थ्री। तो हम क्या करेंगे, द पेशेंट हैज बीन कन्फाइंड। देखिए कैसे होगा, कन्फाइंड और टू बेड, बस इसी को याद रखना है। जैसे द पेशेंट हैज़ बीन कन्फाइंड टू बेड,
द पेशेंट हैज़ बीन कन्फाइंड टू बेड का मतलब रोगी को उठना बैठना बंद कर दिया गया है। मतलब रोगी को अब बेड से कहीं नहीं जाना, बेड पर पड़े रहना है, लेटे रहना है, लेकिन यहाँ से कहीं नहीं जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर है जैसे उठते बैठते याद करना, किसी को उठते बैठते याद करते रहते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर पल उसे आप याद करते रहते हैं। सेंटेंस क्या है? जैसे मैं उसे उठते बैठते याद करता रहता हूँ, तो इसमें हम टेंस के स्ट्रक्चर को भी याद रखेंगे कि कौन सा या किस टेंस का है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इन सबको दिमाग में ज़रूर रखेंगे, नहीं तो रॉन्ग होगा। और उसके बाद क्या सोचेंगे कि उठते बैठते याद करना, इसका क्या होगा। तो चले हम इन सबको यहाँ से देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं उससे उठते बैठते याद करता रहता हूँ का मतलब करते रहता हूँ, कंटिन्यू काम करता रहता हूँ, तो हम क्या करेंगे? चलो हम लिखते हैं आई कंटिन्यू टू रिमेंबर हर। आई कंटिन्यू टू रिमेंबर हर का मतलब मैं उसे याद करते रहता हूँ। छूट का गया तो उठते बैठते का मतलब है कि एवरी क्या, एट एवरी टाइम, एट एवरी मोमेंट हम लिख देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? एट एवरी मोमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हर पल हम उसे याद करते रहते हैं। तो आई कंटिन्यू टू रिमेंबर हर एट एवरी मोमेंट। उठते बैठते का मतलब क्या है? कि हमेशा हर पल याद करते रहना है। तो एवरी टाइम भी बोल सकते हैं। मान लीजिए हम एट एवरी मोमेंट याद नहीं है, दिमाग में नहीं आ रहा है, तो हम एवरी टाइम का यूज़ कर सकते हैं। मतलब हम किसी भी चीज़ को कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए चिंता नहीं करना करें उठते बैठते का क्या होगा, सिटिंग एंड अपलिफ्टिंग या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। सिटिंग स्टैंडिंग ऐसा कुछ नहीं सोचना है, बल्कि एवरी टाइम एवरी मोमेंट आप बोल सकते हैं। इस सेंटेंस में देखेंगे कि राजपाट छोड़ना, मतलब कोई राजा है और उसने अपने राजपाट को छोड़ दिया है, इसके लिए स्पेशल वर्ड आपको याद करना पड़ेगा। जिस यहाँ पर देखेंगे राजा ने अपना राजपाट छोड़ दिया, तो सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट, और इसे हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू के जरिए बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू के जरिए बनाएंगे। लेकिन राजपाट छोड़ना का कुछ तो होगा, तो रिनाउंस मीन्स होता है छोड़ना, त्याग देना, और किंगडम मीन्स होता है उसका राजधानी, राजपाट। तो हम कैसे यूज़ करेंगे? द किंग, और हम रिनाउंस का यूज़ करेंगे, रिनाउंस्ड, द किंग रिनाउंस्ड हिज और किंगडम, द किंग रिनाउंस्ड हीज किंगडम का मतलब राजा ने अपना राजपाट त्याग दिया है, छोड़ दिया, और सिंपल पास्ट में है, तो हम सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट वर्ब टू, राजा ने अपना राजपाट त्याग दिया, छोड़ दिया। और नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे कि नमक मिर्च मिलाकर कहना। नमक मिर्च मिलाकर कहना का मतलब है कि बढ़ा चढ़ा कर कहना, छोटी सी बात को, जैसा कि आजकल सोशल मीडिया पर देखते हैं कि कोई भी छोटी मैटर को किसी जाति से धर्म से जोड़ करके और नमक मिर्च मिला करके कहना, ताकि आपस में लड़ सके, आपस में बैर हो सके, समाज में बैर की भावना पनप सके, और इसके लिए ऐसा किया जाता है। तो उससे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? नमक मिर्च मिलाकर कहना, इसे क्या बोलेंगे? और सामान्य तरीके से भी घर में भी या कहीं पर भी आप देखेंगे कि छोटी बातों को बहुत बड़ा बनाकर कहा गया है, तो इसे हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? चलिए, सेंटेंस क्या है? उससे नमक मिलाकर कहने की प्रवृत्ति है, का मतलब है कि उसका नेचर है उसका कि छोटी छोटी बातों को बड़ी बात बनाकर कहता है। तो हम क्या करेंगे? उसे नमक मिलाकर कहने की प्रवृत्ति है, तो प्रवृत्ति के लिए प्रोपेंसिटी का यूज़ करेंगे। जैसे ही हैज़ द प्रोपेंसिटी टू, और बढ़ा चढ़ा कर कहने के लिए आप एक वर्ड याद रखें, वह है एग्जैगरेट। कैसे लिखेंगे हम? EXAGGERATE, और बस जैसे he has the propensity to exaggerate का मतलब उसे किसी भी बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहने की प्रवृत्ति है, आदत है, उसका मिजाज है ना। तो इसके लिए हमें याद क्या रखना है? एग्जैगरेट याद रखना है, एग्जैगरेट। तो आपने क्या सीखा? नमक मिर्च मिलाकर कहना का मतलब बढ़ा चढ़ा कर कहना। अब यहाँ पर देखेंगे कि आफत मोल लेना का मतलब क्या होता है। जैसे इसका मतलब ये होता है कि आप बैल मुझे मार, कोई ऐसा काम करना कि जानबूझकर परेशानी अपने ऊपर लेना, जानबूझकर ऐसी समस्या को अपने ऊपर लेना, तो उसमें हम बोलते हैं कि उसने आफत मोल ले लिया। सेंटेंस क्या है? कि तुमने उसे पीट कर आफत मोल ले लिया है, तुमने उसे पीट कर आफत मोल ले लिया है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुमने उसे पीटा और जानबूझकर पीटा। तुम जानते थे कि उसे पीटने के बाद बड़ी समस्या आने वाली है और फिर भी तुमने उसे पीटा। तो सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? आफत मोल लेना का मतलब क्या होगा? इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? जैसे आफत मोल लेने का मतलब है कि इनवाइट ट्रबल। इनवाइट ट्रबल का मतलब है कि हम समस्या को निमंत्रण दे रहे हैं कि भाई आओ। तो सेंटेंस को फिर से देखेंगे कि तुमने उसे पीटकर, यानी किसी को पीटकर, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हैविंग बीटन हिम। हैविंग बीटन हिम परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? किसी काम को करने के बाद किसी दूसरा काम को होना या करना। तो हैविंग प्लस वर्ब थ्री और उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो उसे पीटकर तुमने क्या किया? यू हैव, और हम क्या करेंगे? इनवाइटेड। इनवाइटेड ट्रबल लिखेंगे। इनवाइटेड ट्रबल मतलब हैविंग बीटन हिम यू हैव इनवाइटेड ट्रबल। उसे पीटकर तुमने आफत मोल ले लिया, समस्या मोल ले लिया, तुमने आफत को निमंत्रण दे दिया। तो ऐसे हम लिखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे जैसे दिल बाग बाग होना का मतलब क्या है कि आप बहुत खुश हो जाते हैं किसी भी चीज़ में, बहुत मज़ा आ जाता है। तो उस कंडीशन में आप क्या बोलेंगे? सेंटेंस क्या है? जैसे आपसे मिलकर मेरा दिल बाग बाग हो गया है, आपसे मिलकर अति आनंदित हो गया है, बहुत मज़ा आ गया है, दिल बाग बाग हो गया है। तो इसके लिए टू बी ओवर एंजॉयड का यूज़ होता है, टू बी ओवर एंजॉयड। और जैसे टू बी का यूज़ किया जाए, टू बी और प्लस वर्ब थ्री या कोई एडजेक्टिव हो तो समझ लेंगे कि इज, आर एम या फिर वॉज एंड वर का प्रयोग होगा। तो हम क्या करेंगे? आपसे मिलकर मेरा दिल बाग बाग हो गया है, तो आई एम, और क्या करेंगे? टू बी ओवर एंजॉयड। तो टू बी का मतलब एम हो चुका है, तो ओवर एंजॉयड, ओवर एंजॉयड लिखेंगे और बस हो गया। टू मीट यू, आई एम ओवर एंजॉयड टू मीट यू। आई एम ओवर एंजॉय टू मीट यू। आपसे मिलकर मेरा दिल बाग बाग हो गया है। और नेक्स्ट यहाँ पर है जैसे नाको दम हो जाना। मान लीजिए किसी बात से, किसी चीज़ से, किसी व्यक्ति से आदमी का जब मन उब जाता है, मन उब जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलते हैं कि भाई नाको दम हो जाना। ये किसी परिस्थिति से हो सकता है, किसी व्यक्ति से, किसी हैबिट से या किसी भी चीज़ से, सिचुएशन से हो सकता है। जैसे मैं तुमसे नाको दम हो चुका हूँ, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे हम परेशान हो चुके हैं, तो हम बोलते हैं कि मैं तो तुमसे नाकोदम हो चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, मैं तुमसे ऊब चुका हूँ। तो हम क्या करेंगे? तो इसके लिए टू बी फेड अप का यूज करते हैं। जैसे टू बी फेड अप का यूज होता है, फेड अप, टू बी फेड अप। तो यहाँ पर क्या होगा? टू बी के लिए एम का प्रयोग किया गया है, तो फेड अप करते हैं। तो हम क्या करेंगे? अब फेड अप, और किससे? फेड अप का मतलब ऊब जाना, किससे? तो विद यू, यानी कि आपसे मैं ऊब चुका हूँ, आपसे मैं परेशान हो चुका हूँ, आपसे मैं नाको दम हो चुका हूँ। और यहाँ पर देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सूख कर काटा होना। और हम लोग गांव में ऐसा बोलते हैं कि भाई तुम तो बिल्कुल सूख कर काटा हो चुका है, काटा हो गया है का मतलब बहुत पतला हो गया, बिल्कुल हड्डी ही दिख रहा है। जब ऐसा का ना हो, सिर्फ लीन एंड थिन के लिए इसका यूज़ नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई पतला है लेकिन फिट है, उसके लिए हम नहीं बोल सकते कि सूख कर काटा हो गया है। लेकिन जब कोई हड्डी दिख रहा हो, ऐसा लगे कि एक्सरे रिपोर्ट सामने खड़ा है, तो ऐसा नहीं। तो सूख कर काटा होना, बिल्कुल हड्डी दिख रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या यूज़ करेंगे? सेंटेंस क्या है? तुम सूख कर काटा हो चुके हो, तुम सूख कर काटा हो चुके हो। तो इसमें क्या यूज़ करेंगे? टू बी, और टू बी के साथ में रिड्यूस्ड टू ए स्केलेटन। तो यहाँ पर टू बी के जगह पर आर का प्रयोग कर दिए हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड टू स्केलेटन, स्केलेटन। तो हम क्या करेंगे? यू आर रिड्यूस्ड टू स्केलेटन का मतलब है कि तुम सूख कर काटा हो गए हो, ऐसे बोलेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे जैसे हाथ खाली होना। हाथ खाली होना का मतलब है कि पॉकेट में पैसा का ना होना, जेब खाली होना। ये भी आप बोल सकते हैं, हाथ खाली होना या जेब खाली होना। आज मेरा हाथ खाली है, किसी को बोल सकते हैं। मान लीजिए आज पैसा नहीं है, तो आप बोल सकते हैं कि आज मेरा हाथ खाली है, आज मेरा जेब खाली है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? चलिए बहुत सिंपल फ्रेज लिखते हैं, जैसे टुडे आई एम, टुडे आई एम आउट ऑफ पॉकेट लिख सकते हैं, आउट ऑफ पॉकेट लिखेंगे। टुडे आई एम आउट ऑफ पॉकेट का मतलब है कि आज मेरा जेब खाली है। दूसरा भी बोल सकते हैं, जैसे टुडे आई एम पेनीलेस भी बोल सकते हैं। टुडे आई एम पेनीलेस का मतलब है कि आज मेरा
पॉकेट खाली है, आज मेरा जेब खाली है, आज मेरा हाथ खाली है, ऐसे बोल सकते हैं। तो चलिए आज का सवाल देखते हैं कि क्या है। मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ा है, मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ा है। सबसे पहले जो हम स्ट्रक्चर आपको बताए हैं कि वही है यहाँ पर, इसमें सब्जेक्ट अलग है, तो मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ा है। तो हम देखते हैं कि आपको याद होता है कि नहीं। हम पढ़ाते हैं तो आप समझ पाते हैं या नहीं, किसी को देख लेते हैं, याद होता है नहीं, समझते हैं नहीं। तो कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना ज़रूरी होता है। इससे हमें पता चल जाता है कि आप एक एक पॉइंट को समझ रहे हैं, लिख रहे हैं, नोट कर रहे हैं और याद हो रहा है आपको। तो मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ा, इसे आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे अभी कमेंट बॉक्स में लिखें और हम आपके एक एक कमेंट को चेक करते हैं। आपका नाम तक याद रखते हैं, तो ज़रूरी है कि आप हमेशा कमेंट कीजिए। और ऐसा ही नहीं, बल्कि आप अपने मन की कोई भी बात लिख सकते हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और हमें अच्छा लगता है आपके कमेंट को पढ़कर। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।